इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम आयुष अधिकारी के स्क्रूटनी फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज जाँच को लेकर जब भी शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे और किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट जाँच किए जाएंगे, ये सब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताने जा रहा हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म आपके कब से कब तक फिल होंगे और किन किन साथियों को स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको भरना है और ये आपको कहां से भरना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म किन साथियों को फिल करना है। तो आपने देखा होगा एनएचएम आयुष अधिकारी प्री डीवी रिजल्ट में आपने देखा होगा उस रिजल्ट की पीडीएफ में लगभग जिनके भी 35% से ज़्यादा बन रहे हैं एससी एसटी में और अदर कैटेगरी में जिनके भी 40% से ज़्यादा बन रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट का पीडीएफ की लिस्ट में नाम है। तो अब फॉर्म किन्हें भरना है, तो फॉर्म सिर्फ उन्हीं साथियों को फिल करना है जिनके भी मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने आ रहे हैं या कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा। और दूसरा, स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं को फिल करना होगा जिनको भी फिल करना होगा उनको एसएसओ आईडी पर लिंक शो हो जाएगा, यानी कि जिनको फिल नहीं करना होगा उनको लिंक वैसे भी शो नहीं होगा। ये लिंक आपको कहाँ पर शो होगा वो भी बताऊंगा और शो होने के बाद आपको किस तरह से प्रोसेस करना है फॉर्म फिल का वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ कंप्लीट करनी होगी, ओटीआर, यानी कि एसएसओ आईडी पर अगर आपने अभी तक ओटीआर अपडेट नहीं किया है तो पहले वो आपको करना होगा, उसके बगैर आप स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओटीआर आपको किस तरह से अपडेट करना है और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि स्क्रूटनी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। देखो, ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी मन में डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपके स्क्रूटनी फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में उस उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल दिनांक 16 अप्रैल 2026 यानी कि आज की डेट से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। अगर अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ तो आज की डेट पर हो जाएगा, यानी कि आज से लेकर 30 अप्रैल 14 दिन का टाइम पीरियड है। इस बीच आप कभी भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना हो सके पहले आराम से यूट्यूब पर आप एक दो जगह से आराम से देख लें कि किस तरह से आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो फिर आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं। एक दो दिन के अंदर आप आराम से देख लीजिए स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिया और उसमें आपसे कोई गलती होगी तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म की तरह एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। यानी कि एक बार अगर आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो गया तो वो जैसा आपने फिल किया वैसा ही सबमिट होगा, उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट कब कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट नहीं किया उससे पहले आप जो प्रविष्टियां फिल कर रहे हो तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट हो गया उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे। और ओटीआर को अपडेट करते समय भी आपको ध्यानपूर्वक अपडेट करना है, क्योंकि कुछ डाटा आपके ओटीआर से वहां पर फैच हो जाएंगे जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे। जो डाटा वहां पर फैच नहीं होंगे वो आपको फिल करना होगा, और जो ऑटोमेटिक ओटीआर से अपडेट होकर फैच हो जाएगा तो उसमें आपको ओटीआर में गलती नहीं करनी, नहीं तो फिर वो गलती अगर आपने ओटीआर में कर दी तो वो स्क्रूटनी फॉर्म में भी फिर वो डाटा वही शो होगा जो आपने ओटीआर में फिल किया। तो इसलिए आप एक दो दिन के अंदर आराम से देख लीजिए किस तरह से फॉर्म फिल करना, उसके बाद जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत साथी लास्ट डेट पर इंतजार करते हैं और फिर लास्ट डेट में फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर प्रॉब्लम होती है, एसएसओ आईडी लॉग आउट होती है, सही ढंग से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते। ऐसी दिक्कत हर बार स्क्रूटनी फॉर्म हर भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड ऐसे अपडेट है, ऐसी दिक्कतें आती रहती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ओटीआर किस तरह से अपडेट करना है, क्योंकि पहले आप जब तक ओटीआर अपडेट नहीं करोगे, अगर आपने पहले ओटीआर अपडेट कर रखा है तो आपको मैं अभी 5 से 7 मिनट के अंदर ओटीआर अपडेट वाला बता रहा हूँ, वो आप स्किप भी कर सकते हैं।
और जिनके OTR भी अपडेट नहीं कर रखा है तो वो पहले चेक कर लीजिए कि OTR को अपडेट कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप SSO ID के बगैर आप स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए SSO ID जैसे ही आप लॉगिन करोगे, अगर आपका OTR अपडेट नहीं है तो आपकी क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप आएंगे SSO ID पर। SSO ID पर आप दर्ज करेंगे SSO ID का नाम और पासवर्ड। अगर किसी कैंडिडेट अपनी SSO ID भूल गया है तो कोई बात नहीं, आप RPSC का कोई फॉर्म फिल किया होगा या RSSB बोर्ड का कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, उसके ऊपर आपके SSO ID लिखी होती है, वहाँ से भी आप अपनी SSO ID लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखने हैं। अब अगर कोई साथी के मैं अपने पासवर्ड भी भूल गया तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद विभाग द्वारा जब भी दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी होगा या कोई भी DB को लेकर सूचना आएगी, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मेरे दे रखा है 765983, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वो आपको कैप्चा कोड लिखना है। और ध्यान रखना बिना स्पेस दिए लिखना है। यहाँ पर आपको ऐसे सो रहा है जैसे कि स्पेस दे के नंबर लिखने हैं, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है, आपकी SSO ID लॉगिन होगी। SSO ID लॉगिन होगी तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते वाला। ये अगर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप सर्च करके भी ऑप्शन ला सकते हैं। इसके बाद इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने, अगर आपने OTR अपडेट कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने OTR अपडेट नहीं किया तो डायरेक्ट आपके सामने साइड से पेज ओपन होगा इस तरह से एडिट डिटेल का, यानी कि एक से 2 सेकंड के लिए आपकी प्रोफाइल ओपन होगी और उसके बाद जस्ट साइड से पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आपका लिखा हुआ होगा एडिट डिटेल, और जिसमें लिखा हुआ है दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेटेड वंस, यानी कि ये आपको जो डिटेल दे रखी है ये आपको एक बार अपडेट करनी होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर पाओगे, अन्यथा आप आगे का प्रोसेस भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अब अगर आप बेसिक डिटेल में सबसे पहले पूछा गया है कैंडिडेट नाम इन हिंदी, यानी कि यहाँ पर आपके जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम है वो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद है फादर नेम इन हिंदी, यानी कि आपके पिता का नाम हिंदी में लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है वो नाम आपको सेम हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर रेड स्टार दे रखा है यानी कि उसमें तो आपको सूचना दर्ज करनी कंपलसरी है, उस बॉक्स को आप खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले आपको OTR अपडेट करना होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपडेट करने होंगे। इसके बाद आपका लिखा हुआ आएगा मदर नेम, यानी यहाँ पर मदर नेम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ मदर नेम इन हिंदी, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम इंग्लिश में लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, जो आपके मार्कशीट अंक तालिका में लिखे हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद मदर नेम इन हिंदी, आपको अपनी माता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर के आगे रेड स्टार नहीं है, अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो वो आपको लिखना है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स है जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, वो आपको लिखना है, यहाँ पर कंपलसरी है, नहीं है तो फिर आप नन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मैरिज स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी आप इस पर क्लिक करोगे आप अपनी आवश्यकता अनुसार उस पर टिक करना। अगर आप मैरिड पर लिखोगे तो आपके जीवन साथी का नाम आपको लिखना होगा, आपको मैरिड डेट भी लिखनी होगी, और अनमैरिड पर लिखोगे तो कुछ नहीं करना होगा। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि 1/6/2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो इस बॉक्स पर लिखनी है, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चों की संख्या वो यहाँ पर लिखनी है, और टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आए तो फिर आप लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से रिलीजन से है वो रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखी है, लेकिन लाइन फर्स्ट में तो लिखना कंपलसरी है, और अगर छोटा एड्रेस है एक में आ रहा तो आगे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा एड्रेस है तो आप आगे के 2 बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा सिटी, यानी कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से स्टेट से हैं। उसके बाद आपको स्टेट के अंदर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से, अगर कोई साथी गांव में रहता है तो वो गांव कौन से ज़िले के अंदर आ रहा है वो आपको लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिख लेनी है। उसके बाद आपको उस ज़िले के पिन कोड लिखने होंगे, आपका जो भी ज़िला है उस ज़िले के पिन कोड क्या है वो आपको लिखना है।
उसके बाद आप क्या टीएसपी एरिया से है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नेशनलिटी आपके इंडियन आ जाएगी ऑटोमेटिक। स्टेट आपका जो भी सेलेक्ट किया हुआ वो आ जाएगा। उसके बाद स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो वापस से आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो अपलोड करना है आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। और अपलोड करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए। अगर 20 KB से कम है, 50 KB से ज़्यादा है तो आपका लेफ़्ट थंब जो अंगूठा है वो अपलोड नहीं होगा। आपको इसकी रेंज 20 KB से ज़्यादा रखनी है और 50 KB से कम रखनी है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। ये करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। और आगे का प्रोसेस अगर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई है, 12th की डिटेल हो गई है, जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यता है, और आयुष ऑफिसर के एग्ज़ाम में आपने जो भी फॉर्म फिल करते समय जो भी प्रविष्टियाँ फिल की है शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, वो सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। वो कहाँ पर अपलोड करने हैं तो वो भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सबमिट करने के बाद आपको वापस बैक पे आ जाना होगा। बैक पे आओगे तब जाके ये पेज इस तरह से ओपन होगा। अगर आपका OTR अपडेट नहीं किया होता तो ये पेज भी ओपन नहीं होता, यानी कि होम पे आ जाना है। वहाँ पर जब आप देखोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल इस तरह से आ जाएंगे। अब देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो आपको डिजी लॉकर से एक्सेस देना है, प्राथमिकता वहीं देनी है। अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो आप उसे मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। अब देखो, पहले बताता हूँ मैनुअली रूप से कैसे अपलोड करना है। यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एजुकेशन डॉक्यूमेंट में ऐड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछे जाएंगे एजुकेशन की डिटेल, यानी कि सबसे पहले आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका आयुष ऑफिसर से रिलेटेड जो भी कोर्स है। तो सबसे पहले हमें क्या सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही हैं, तो हम शुरुआत 10th से ही करेंगे। तो हमने जैसे कि यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रुप लिखा है 10th, मैं एक सेक्शन बताऊँगा इस तरह से करना है, आगे का सेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देना है। 10th आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो क्वालिफिकेशन लेवल में आ जाएगा 10th लेवल, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको लिखनी होगी। फिर आपने 10th कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप, 10th में आपको सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और सब्जेक्ट ग्रुप में देखो एक ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल, 10th में वही आपको फिल करनी, क्योंकि वहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे कि एजुकेशन का आ जाएगा, अलग अलग आएगा, तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आगे सब्जेक्ट डिटेल में ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप सोचोगे कि 10th में तो ये आपकी सब्जेक्ट भी नहीं थी। सब्जेक्ट डिटेल में भी आपके वो आ जाएगा फिर नॉट एप्लीकेबल वाला। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप का था वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या है, CGPA में है, परसेंटेज में है, या पास है, या अपियरिंग, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग करना होगा। उसके बाद आपको अपने 10th क्लास के रोल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपको अपने 10th क्लास के एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपने 10th क्लास का पास की है वो लिखनी होगी। उसके बाद अब देखो, अगर वहाँ पर आप रिजल्ट में अगर पास लिखते हो तो ये बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप परसेंटेज CGPA लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपके 10th का पेपर कितने नंबर का था वो मैक्सिमम मार्क्स लिखना होगा, और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो लिखना होगा। उसके बाद आपके परसेंटेज ग्रेड जो भी है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपने 10th क्लास कितनी बार अटैम्प्ट की है, क्या एक बार में ही निकल गई, तो वो नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपको मार्कशीट, देखो मार्कशीट के ऊपर रेड स्टार है, यानी कि वो अपलोड करना कंपलसरी होता है। सर्टिफिकेट, अब देखो कुछ स्कूलों में क्या होता है, बोर्ड द्वारा अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होता है, तो जिनके एक ही है वो एक ही अपलोड करें, जिनके अलग अलग है वो दोनों अपलोड करें। अब मार्कशीट की साइज़ आपको ये बात ध्यान रखना है कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB से लेकर 400 KB की रेंज में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए
और 400 KB से कम होनी चाहिए, नहीं तो आपकी PDF अपलोड नहीं होगी। जैसे ही आपने यहाँ अपलोड की है, सेव मैनुअली पर क्लिक कर देना, आपकी 10th की डिटेल है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह फिर वापस से आपको ऐड एजुकेशन पर जाना है, 12th की डिटेल फिल करनी है। फिर आपके जो भी आयुष ऑफिसर से रिलेटेड जो भी आपका कोर्स है, यानी कि आयुष NHM अभी आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो अभी आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए जो आपके आयुष ऑफिसर में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किए हैं, क्योंकि जब आपका DV होगा तो वही डॉक्यूमेंट आपके मान्य होगा जिनका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। और अगर कोई डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो वो ग्रांड डिजी लॉकर एक्सेस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके सामने डिजी लॉकर अकाउंट ओपन होगा। आपको यहाँ पर डिजी लॉकर से साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आप सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब देखो, जहाँ कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखा हुआ उन पर नहीं करना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए कहा गया है। आपके डॉक्यूमेंट में कोष्टक में नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे कि जो भी नंबर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। आप कहीं ऐसा ना कर दो कि जैसे ई पेन डॉक्यूमेंट में कैन बी एक्सेस है, इस पर क्लिक करोगे अलाउ करोगे, आपका कह रहा है अलाउ नहीं हो रहा है, नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है, या सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट है वो आपके अकाउंट में डालने होंगे, और वो आपको कैसे डालते हैं उस पर भी मैं अलग वीडियो लेके आ चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके कोष्टक में नंबर लिखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है और फिर क्या कर देना, अलाउ कर देना। अलाउ करोगे तो इस तरह से डिजी लॉकर एक्सेस आ जाएगा थोड़ी देर, और उसके बाद आपका सेव हो जाएगा। तो ये तो इस तरह से 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने OTR में। उसके बाद आप स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे, तो वो कैसे करना है वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है उसके फॉर्मेट के आधार पर बता रहा हूँ। इस तरह से आपको फिल करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माई रिक्रूटमेंट पे जाना होगा। इस पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे। अब जिन साथियों का स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होने के बाद जिन साथियों को शो हो रहा, तो उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई रिक्रूटमेंट का, ऑल रिक्रूटमेंट का, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड का, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, लास्ट में एक डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिस पर आपके स्क्रूटनी फॉर्म की हिस्ट्री आ जाएगी। अगर पहले भी आपने कभी स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया तो उस एग्जाम का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके NHM आयुष ऑफिसर का लिंक आ जाएगा। तो लिंक एक्टिव होने के बाद स्टार्ट डेट में आपकी आज की डेट लिखी हुई आ जाएगी 16 अप्रैल 2026, और एंड डेट में लिखा हुआ आ जाएगा 30 अप्रैल 2026। इसके सामने आपके पास ऑप्शन एक आएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना होगा। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बॉक्स ओपन होंगे, इन बॉक्स पर क्लिक कर देना और आपको कर देना ओके। इसके बाद आपके पास वापस से बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पर क्लिक कर देना और ओके कर देना। उसके बाद आपके सामने स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होगा, और जहां पर जो डाटा आपके ऑलरेडी लिखा हुआ रहा तो वो OTR से फेच हुआ है, और जहां पर नहीं लिखा हुआ रहा वहां आपको अपनी डिटेल लिखनी होगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 बाय 1 सब डिटेल लिखनी होगी। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल लिखनी होगी, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी होगी, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है जिन भर्तियों के लिए उसूल में वो लिखना होगा, आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन चेकलिस्ट और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। तो जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर पूछा गया उसके सामने वो डाटा आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में जैसे कि यहाँ पर दे रखा है रोल नंबर, तो आपको आयुष ऑफिसर एग्जाम के अपने रोल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखने होंगे। अब अगर कोई साथी कहे कि मैं रोल नंबर भूल गया हूँ तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से जाके, और एप्लीकेशन फॉर्म भूल गए तो SSO में माई रिक्रूटमेंट में जाइए, आयुष ऑफिसर के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद केवल अंतिम परिणाम है तो ये मेरिट क्रमांक है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या, आप आयुष ऑफिसर वाला एडवर्टाइजमेंट में कौन से नंबर का है वो आपको लिखना है, और उसी के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो पद कोड क्रम संख्या लिखा होगा वो लिखना है। इसके बाद आपको पद का नाम लिखना होगा, विभाग का नाम, पद का नाम, ये सब आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ वही लिखना है आपको। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम हिंदी में अगर आपके लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी आपने OTR डिटेल अपडेट की थी, आ जाता लिखा हुआ ठीक है, नहीं लिखा हुआ रहा तो आप लिख लेना।
वैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि जो OTR से डाटा फेच हो रहे हैं वो सब आपके लिखा हुआ आ जाएगा। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, उसके बाद पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु के अनुसार जो भी आपके एज कोष्टक में दे रखे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो लिखनी होगी। इसके बाद नागरिकता, आरक्षण वर्ग, निःशक्त श्रेणी है तो कीजिए, नहीं है तो खाली छोड़िए, धर्म, उसके बाद मैरिज स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप, अगर कोई महिला कैंडिडेट फिल कर रहा है तो उनके पति का नाम लिखना होगा, अगर कोई पुरुष कैंडिडेट फिल कर रहा है तो उसके पत्नी का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैरिड डेट लिखनी होगी, मैरिड कहाँ पर हुआ है, पंजीयन संख्या, पंजीयन, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब विवाहित होने की स्थिति में संतान विवरण भी लिखना होगा कि आपकी कुल संतान कितनी है 2/6/2002 से पहले, वो नंबर यहाँ लिखनी है, आफ्टर यहाँ लिखनी है, टोटल यहाँ आ जाएगा। और संतान है तो फिर संतान का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको लिखनी होगी। अगर आपने फॉर्म की भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से फिल किया है तो आपको यहाँ पर यस लिखना होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं कीजिए। NOC, NCC, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिससे भी आपने आवेदन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखने होंगे, और वो फिर डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया तो उसे स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद मूल निवास में आपका राज्य, जिला, तहसील जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। उसके बाद आपका जन्म स्थान, आपका जन्म कौन सी तहसील, सिटी, जिले या राज्य में हुआ वो आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का एड्रेस, राज्य, जिला, तहसील, राज्य, जिला, शहर, गाँव, जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपको एड्रेस में लिख लेना है। स्थायी पता अगर सेम है तो वही सेम लिख लीजिए, अलग अलग है तो फिर आप अलग लिख लीजिए। ये हुई है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें जो भी आपके जो भी ऑप्शन आएंगे वो सब आपको फिल करना है। यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जो शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया वो सब यहाँ पर आपको लिखनी होगी। अगर OTR से फेच होती हुई आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही है तो आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपके कुल अंक कितने थे, रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज कितने हैं, वर्ष कौन सा है, ऐच्छिक सब्जेक्ट कौन सा है, कोर्स कितने अवधि में हुआ, बोर्ड विद्यालय के नाम, कितने बार अटैम्प्ट किए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट का विवरण। ये सब डिटेल आपको, बेसिक डिटेल आपको, अगर OTR से अपडेट आता है तब ठीक है, नहीं तो आपको फिल करनी होगी। और शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र जो चीज़ आ रही है, इंटर्नशिप यदि लागू हो रही है तो वो रजिस्ट्रेशन। अब देखो मेडिकल काउंसिल, अगर आपके भर्ती में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल वाला अलाउ है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप स्क्रूटनी फॉर्म में डाटा फिल कर रहे हो वो सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपको एक्सपीरियंस अगर इस भर्ती परीक्षा में लागू हो रहा है, आपके पास है, नहीं हो रहा है फिर भी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और भी कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो आप दे रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट पुराना फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चेकलिस्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो किस क्रम में आपको अपलोड करने हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, शिक्षा से रिलेटेड कोई हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट एक बार कर देते हैं फॉर्म फिल, उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू भी ओपन होगा, उसमें आप एक बार आराम से चेक कर लें, क्योंकि नीचे ऑप्शन होगा सबमिट और अपडेटेड का। इसमें अब आपको एक बार स्क्रूटनी फॉर्म आराम से चेक कर लेना है कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो गई, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक होते हुए भी सबमिट कर दिया तो फिर उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म में तो एडिट का चांस दिया जाता है, इसमें कोई चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एक बार प्रीव्यू में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। और ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डाटा फिल किया वही आपके मान्य होंगे। अगर आप यहाँ पर अलग से कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो DV के समय काम नहीं आने वाला, अगर उसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है। आप देख ले प्रीव्यू में सब डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद सबमिट कीजिए और 100 रुपये की फीस रसीद कटाइए, वो भी ऑनलाइन ही कटेगी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वापस बैक पे जाना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आप जब स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई नाउ करते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ इस तरह से डाउनलोड PDF के ऑप्शन आ जाएंगे। देखो, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा
आपका पे रसीद वाला भी इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, डाउनलोड स्क्रूटिनी फॉर्म पीडीएफ भी ऑप्शन आ जाएगा। दोनों पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर देना है, क्योंकि जब आपका डीवी होगा उस समय ये दोनों आपके काम की चीज़ें होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल को लेकर जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।